यूज किया है। फिर रोबोट डॉग्स के अलावा इन्होंने रोबोटिक डॉग्स को भी यूज किया है। रोबोट डॉग्स जो मेन कीवर्ड है ना, तो रोबोट डॉग को रोबोटिक डॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेलिवेंट कीवर्ड है। इसके अलावा और आप देखोगे और कौन से कीवर्ड यूज में, रोबोट डॉग, एक रोबोट डॉग्स है और एक रोबोट डॉग है, दोनों डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। रोबोट डॉग्स प्लूरल है, रोबोट डॉग सिंगुलर है, तो ये भी यूज हुआ हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कि रोबोट पेट डॉग, ये भी यूज हुआ हुआ है। ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। किसके रेलेवेंट है? रोबोट डॉग से, जो आपका मेन कीवर्ड है उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। और ये आपको कहाँ से मिलते हैं ये रेलेवेंट कीवर्ड्स? ये आपको चैट जीपीटी भी बता देते हैं, वहां जाके लिखो रेलेवेंट कीवर्ड्स फॉर रोबोट डॉग्स, तो वो भी आपको बताएगा। फिर आपको ये जो टॉपिक है 10 बेस्ट रोबोट डॉग्स पोज एंड कॉन्स, आप गूगल पर जाकर जो भी आपको क्लाइंट ने टॉपिक दिया है वो गूगल पर जाकर लिखोगे, तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी लोगों ने उसके ऊपर लिखे होंगे। उन आर्टिकल्स को खोलो, उन आर्टिकल्स को स्टडी करो, वहां से भी आपको पता लग जाता है कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं जो कि मेन कीवर्ड से रेलेवेंट है। ठीक है, जैसे रोबोट डॉग्स हैं, रोबोटिक डॉग्स हैं, और कुछ आपको गूगल से भी सर्च कर लेते हो कि रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हैं। वो जब हम आगे करेंगे आर्टिकल राइटिंग, उसमें मैं बताऊंगी कि रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखो कि इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने डिफरेंट मेन कीवर्ड को भी यूज किया है, फिर इन्होंने रेलेवेंट कीवर्ड्स को भी यूज किया होगा। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे रोबोट डॉग टॉयज का कीवर्ड यूज किया, ये एक रेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रोबोट डॉग का कीवर्ड यूज किया, ये एक रेलेवेंट कीवर्ड है। फिर आप देख लो कि इसी तरह से आप सारा इसको थोरली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। मेन कीवर्ड जो है रोबोट डॉग, उससे रेलेवेंट, उससे मिलते जुलते कीवर्ड, यानी रोबोट डॉग का और क्या नाम है, रोबोटिक डॉग भी इसको कहते हैं, इसको रोबोटिक डॉग टॉय भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके डिफरेंट नेम्स, और इसके अलावा रोबोट डॉग एक टेक्नोलॉजी की टाइप है, तो आप टेक्नोलॉजी का वर्ड भी यूज करोगे। फिर रोबोट डॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी में भी आ जाती है, क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी फीचर्स होते हैं रोबोट डॉग्स के अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कीवर्ड भी यूज करोगे। ये जब आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हो, उनको स्टडी करोगे ना अपने टॉपिक से रेलेवेंट, जब क्लाइंट आपको एक टॉपिक देता है आप उसको गूगल पे जाके लिखते हो, उसको डिफरेंट आर्टिकल्स खोलते हो, लोगों के लिखे हुए, उनको पढ़ते हो, उनको स्टडी करते हो, अपने थॉट्स क्लियर करते हो, तो जब आप उनको पढ़ते हो ना डिफरेंट आर्टिकल्स को, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्या है, रोबोट डॉग क्या है। तो वहीं से आप समझ जाते हो कि ये क्या है, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड जो है वो हमारा मेन कीवर्ड से रेलेवेंट कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आर्टिकल जो लोगों ने लिखे होते हैं वहां से भी आपको पता लग जाता है। उसके अलावा और भी तरीके हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो बेसिकली एसईओ राइटिंग है या ब्लॉग राइटिंग है या आर्टिकल राइटिंग है, आपने मेनली क्या करना होता है कि कंटेंट लिखना होता है जिसमें आप स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करते हो ताकि आपका आर्टिकल रैंक हो सके। अगर आप जितने अच्छे आप, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गूगल के एल्गोरिदम के अंदर, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर सारे कीवर्ड सेव है, तो वो देखता है कि आपने कितना अच्छे से उन कीवर्ड को कितने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है, उस बेस पर आपको रैंक करता है। तो ये जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये क्या होती है कि आपने कंटेंट लिखना है, आर्टिकल आप ही लिख के देते हो, लेकिन वो आपके नाम से पब्लिश नहीं होता। ठीक है, आपके नाम से पब्लिश नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं आपसे आर्टिकल लिखवा लेते हैं। आर्टिकल लिखने का वही तरीका है जो मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ मैंने आपको बता दिया अभी इंट्रोडक्शन में, कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना। आगे हम डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे कि आर्टिकल आपने एक टॉपिक पर कैसे लिखना होता है, उसका प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आर्टिकल लिखने का वही तरीका है। तो चाहे वो एसईओ राइटिंग है, चाहे क्लाइंट ने आपको आर्टिकल राइटिंग के लिए लिखा है, चाहे ब्लॉग राइटिंग के लिए लिखा है, अगर तो वो आपके नाम से पब्लिश कर रहा है तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो क्लाइंट कहता है कि आप मुझे आर्टिकल लिख दो, मुझे वेबसाइट के लिए आर्टिकल चाहिए, कंटेंट चाहिए, लेकिन मैं आपके नाम से पब्लिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने नाम से पब्लिश करूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। क्रेडिट आपको नहीं मिलता, आपके नाम से पब्लिश नहीं होता, लेकिन पैसे आपको मिल जाते हैं। पैसे उतने मिलते हैं जैसे आपको पहले नॉर्मली मिलते हैं, जो आर्टिकल आपके नाम से पब्लिश हो रहा होता है उससे भी पैसे उतने मिलते हैं, और घोस्ट राइटिंग में भी उतने मिलते हैं, लेकिन इसमें आपके नाम से पब्लिश नहीं होता आर्टिकल। तो इसमें भी नो इशू, इट इज ऑल्सो ओके एज अ बिगिनर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस लेना होता है। जितना ज्यादा टॉपिक्स पे आप लिखोगे, आप क्लाइंट को डील करोगे, तो अगर आपके नाम से नहीं भी आर्टिकल पब्लिश हो रहा होता तो इट्स ओके। ठीक है, बिगिनर्स के साथ शुरू में ऐसा कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो आपके नाम से पब्लिश नहीं करते आर्टिकल, तो इसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसको हम कहते हैं कि ये घोस्ट राइटिंग है। अच्छा, अब एक चीज है कंटेंट राइटिंग में आता है एफिलिएट कंटेंट राइटिंग। एफिलिएट कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, ये जो आपका क्लाइंट है ना, उसके पास, मैंने जैसे पहले बताया, उसके पास एक वेबसाइट है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके क्लाइंट के पास एक वेबसाइट है। ठीक है, अब जिसके पास एक वेबसाइट होती है ना, वो क्या करता है, वो किसी कंपनी का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करता है।
यानी आपका क्लाइंट जो है वो किसी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेगा। अब वो कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं? डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे कि amazon का बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है अभी तक, amazon का एफिलिएट प्रोग्राम बेस्ट कंसिडर किया जाता है। दराज का भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है, अलीबाबा भी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करता है। बहुत सारे ऑनलाइन जो बिजनेसेस है ना, वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है। अब अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां लिखा होता है कि ज्वाइन आवर एफिलिएट प्रोग्राम या बिकम आवर एसोसिएट। ठीक है, वहां पर उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है। तो जो जिनके पास वेबसाइट होती है ना, वो क्या करते हैं कि वो उन कंपनीज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए शर्त ये होती है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। आप लोग नहीं कर सकते, जिनके पास वेबसाइट नहीं है, एज अ फ्रीलांसर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप एफिलिएट राइटिंग करके दे सकते हो अपने क्लाइंट को। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो कि एफिलिएट राइटिंग करवाते हैं आपसे, जिन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया होता है। ठीक है। क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए एक वेबसाइट का होना जरूरी है, आपके क्लाइंट के पास एक वेबसाइट होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो देखते हैं कि मैं कौन सी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करूं, उनकी वेबसाइट पर जाकर वो उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो क्लिक करते हैं ना ज्वाइन आवर एफिलिएट प्रोग्राम को वेबसाइट पर जाके, तो वो एक फॉर्म ओपन होता है। वो फॉर्म में वो डिटेल मांगते हैं कि अपना नेम बताएं, अपने वेबसाइट का एड्रेस बताएं, क्या एड्रेस है वेबसाइट का, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताएं। वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स देता है क्लाइंट आपका। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे के फॉर्म फिल करके उनको भेज देता है, सबमिट करा देता है। सपोज उसने अमेजोन का ज्वाइन करना है, सबमिट हो गया। अब अमेजोन देखता है जो जो उसने लिंक दिया होता है उसकी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है फॉर्म में, अमेजोन उसकी लिंक को क्लिक करके उसकी वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर अच्छे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं, तो ठीक है, मैं हमने आपको अपना अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने दिया, ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। ठीक है, अब आप हमारे एसोसिएट बन गए हो। तो जब amazon आपके क्लाइंट का अफिलिएट प्रोग्राम अब ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है, तो अब क्या है कि आपका क्लाइंट और amazon दोनों बन गए हैं एक दूसरे के पार्टनर्स। ठीक है, एसोसिएट बन जाते हैं। अब क्या करता है, अब amazon ये कहता है कि ठीक है, आज आज से आप हमारे एफिलिएट एसोसिएट बन गए हो। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे आर्टिकल्स लिखने हैं कि हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही है उनके बारे में आर्टिकल्स लिखो। हमारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी लगाओ, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखो। और अगर आपका आर्टिकल पढ़कर हमारी कोई प्रोडक्ट सेल हो गई, यानी अमेजोन की कोई प्रोडक्ट सेल हो गई, तो अमेजोन कहता है कि हम फिर आपको उसमें से, उसकी जितनी भी प्राइस होगी उसमें से एक स्पेसिफिक कमीशन देंगे, क्योंकि आपके आर्टिकल की वजह से हमारी प्रोडक्ट सेल हुई। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग की एक टाइप है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की एक टाइप, जैसे आप देखते हो ना ये जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो आके दे रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, ये फ्लाम ब्रांड है, कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, ये मैंने यूज किया है, ये बड़ी अच्छी है, और नीचे इसका लिंक, नीचे अगर आप खरीदना चाहते हैं लिंक नीचे। तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, उनको भी उस कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं। अगर उनकी वीडियो देखकर किसी ने नीचे लिंक को क्लिक करके उस कंपनी की प्रोडक्ट बाय कर ली, तो उस कंपनी के रिकॉर्ड में जाता है कि ये जो प्रोडक्ट हमारी बाय की गई है, ये फलां सोशल मीडिया की वीडियो थी, फलां बंदे की, ये बंदी की, उसकी वीडियो से ये लिंक क्लिक करके हमारी वेबसाइट तक आकर इन्होंने हमारी प्रोडक्ट बाय की है। तो अब वो जो कंपनी होती है वो फिर उस ब्लॉगर को एक स्पेसिफिक कमीशन देती है कि आपकी वजह से हमारी ये प्रोडक्ट सेल हुई है। तो जितनी उनकी वजह से प्रोडक्ट सेल होते हैं उतने कमीशन उनको ज्यादा मिलते हैं। तो वो तो ब्लॉगर है, वो तो यूट्यूब के थ्रू करें। आपने एज अ कंटेंट राइटर क्या करना होता है कि वेबसाइट आपके क्लाइंट की होती है, वो अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करता है, लेकिन वो कंटेंट आपसे लिखवाता है। ठीक है, तो आपने जो आर्टिकल लिख के देना होता है उसको, जैसे सपोज आपके क्लाइंट ने अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे ना अमेजोन के ऊपर अफिलिएट आर्टिकल चाहिए। तो आपने देखना है, और वो प्रोडक्ट भी बता देगा। सपोज उसने कहा रोबोट डॉग्स के ऊपर ना मुझे अफिलिएट आर्टिकल चाहिए, तो आप देखते हो कि अमेजोन पर रोबोट डॉग सेल हो रहा है, आप कोई से 4-5 ले लेते हो रोबोट डॉग्स अमेजोन पर जो सेल हो रहे हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिख देते हो। जैसे ये आर्टिकल है, ये भी एक अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल है। ठीक है, ये देखें 10 बेस्ट रोबोट डॉग्स प्रोज एंड कॉन्स। अब इसमें सारे वो रोबोट डॉग्स डिस्कस हुए हैं, ये अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल है। इसमें वो रोबोट डॉग्स डिस्कस हुए हैं जो कि अमेजोन पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्लाइंट आपको क्या कहेगा कि मुझे ना मेरे अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, मुझे अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल चाहिए, और टॉपिक है 10 बेस्ट रोबोट डॉग्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये टॉपिक है, आप अमेजोन पर जाओगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर गई थी और मैंने सर्च किया था, यहाँ जाकर आप सर्च करोगे रोबोट डॉग्स। ठीक है, तो आपके सामने डिफरेंट आएंगे, सेलर्स आएंगे, उनमें से फर्स्ट पेज से आपने कोई से 4-5, वो भी सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया होता है।
वो जब हम डिटेल में सारा क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जस्ट एक सिंपल सा सरसरी सा नॉलेज देने के लिए मैं बता रही हूँ कि अमेजोन पर जाकर आप देखोगे कि रोबोट कौन से सेल हो रहे हैं, उनमें से आपने कोई से 4 5 10 पिक कर लिए और उनके ऊपर आपने आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, वो सारे लिख दिए। अब क्या होगा, और जब आप लिखते हो ना, आर्टिकल लिखते हो, तो यहाँ पर ना आप लिंक लगा देते हो, जैसे देखो चेक हेयर, क्लिक हेयर टू चेक द प्राइस। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन है, हर सब कुछ अंडरलाइन नहीं है, कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन है, ये है बोल्ड अंडरलाइन है। यहाँ पे लिंक लगाए गए हैं, और किसका लिंक लगाया गया है, Amazon के उस प्रोडक्ट का। वो लिंक कैसे लगाना है, वो भी जब हम डिटेल में इसको करेंगे अफिलिएट राइटिंग को, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि लिंक कैसे लगाना होता है, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है ये प्रोसेस, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जब आर्टिकल लिखा जाता है तो यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे, ये देखो यहाँ Amazon का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर ना लिंक लगा दिए जाते हैं Amazon के। अब क्या होता है कि जब एक बंदा, जैसे मैं गई, मैं सपोज मैं रोबोट डॉग्स खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपने किड्स के लिए खरीदना चाहती हूँ, लेकिन कुछ भी बाय करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले रिसर्च करते हैं। आप लोग भी दराज से बाय करते हो, पहले आप सर्च करते होगे कि अच्छा मुझे ये खरीदना भी चाहिए कि नहीं, इसके क्या फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, क्या है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं। जैसे सपोज मैं अपने किड्स के लिए रोबोडोस खरीदना चाहती थी, मैं गूगल पर जाऊंगी और मैं गूगल पर जाकर सर्च करूंगी कि बेस्ट रोबोडॉग्स कौन से हैं, ताकि मुझे पता लगे कि कौन से अच्छे रोबोडॉग्स हैं और उनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है। मैं यहाँ जाके सपोज सर्च करते हैं बेस्ट रोबोडॉग्स प्रॉस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान के, तो मेरे सामने डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे गूगल के ऊपर, उनमें से मैंने एक आर्टिकल क्लिक कर लिया, वो ये आर्टिकल था जो फर्स्ट पेज पर रैंक हुआ हुआ था, ठीक है, वो ये आर्टिकल था। इसको अब मैं पढ़ूंगी, अच्छा देखती हूँ कौन से बेस्ट रोबोट डॉग्स हैं, मैंने इनको देखा, और मुझे मैंने फर्स्ट नंबर 1 पे ये है, मैंने इसको भी देखा, इसको पढ़ा, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। नंबर 2 पे ये है, इसको मैंने देखा, इसके फायदे क्या नुकसान के, सपोज मैंने सारा देखा और मुझे इन सब में से ना ये वाला सेकंड वाला अच्छा लगा, ठीक है। इसके मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे किड्स के लिए अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। इसमें 4C बैटरीज हैं, जो 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 मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करा है, अब मुझे ये अच्छा लगा, और मैं क्या करूंगी कि मैं देखती हूँ अच्छा इमेज क्या है, इमेज तो देखूँ इसका, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिंक लगा हुआ था Amazon का, ये देखें Amazon पे चली गई ना, मैंने उसको क्लिक किया, आर्टिकल को क्लिक किया, आर्टिकल के अंदर जहाँ पे लिंक लगा हुआ था उसको मैंने क्लिक किया, तो मैं Amazon के उसी पेज पर आ गई जहाँ वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ये उसी प्रोडक्ट का लिंक है जो कि मैं अभी पढ़ रही थी, सेकंड नंबर पे जो थी, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि अब अच्छा मैंने आर्टिकल से यहाँ तक आई हूँ ना मैं, अब ये Amazon के रिकॉर्ड में है सारा कुछ आ रहा होती आई है, ये डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू नहीं आई, बल्कि वो थिंक एमएल की एक वेबसाइट थी, उसके जिसने हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, जो कि हमारे एसोसिएट है, जिसने हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, जिसने हमारी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी है, उन्होंने इसी पर्पस के लिए एक आर्टिकल लिखा हुआ था रोबो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो उस आर्टिकल को पढ़कर, ये जो क्लाइंट कस्टमर आया है ये हमारे पास उस आर्टिकल को पढ़कर आया है। अच्छा अब मैं आ गई यहाँ पे उस आर्टिकल को पढ़कर, यहाँ आके मैंने मजीद देखा, मुझे इसकी पिक्चर भी अच्छी लगी, मुझे ये सारा कुछ अच्छा लगा, मैंने मजीद इसके देखे कि अच्छा ये इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, और मुझे ये पसंद आई, और मैंने यहाँ से बाय कर ली। तो अब Amazon की रिकॉर्ड में जाता है कि ये जो बाइंग हुई है ना, ये बंदा या बंदी डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आके इसने बाई नहीं की, बल्कि ये कहाँ से आई है, ये जो हमारे पास कस्टमर आया ये कहाँ से आया, ये इस वेबसाइट से आया है। और उनके रिकॉर्ड में ये भी है कि ये वो वेबसाइट है जिसने हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। तो Amazon के रिकॉर्ड में चला जाता है कि ये हमारी इस वेबसाइट ने हमारी एक सेल करवा दी है। तो अब Amazon क्या करेगा कि Amazon जितनी इसकी प्राइस होती है ना, जितनी इसकी सेल प्राइस है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कमीशन Amazon ने फिक्स किया होता है, वो वेरी करता है, 2% से 15 या 20% तक वेरी करता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2% होता है, जैसे इसकी प्राइस अगर $139 है, तो इसका 2% निकालो, उतना वो उसको दे देगा, क्लाइंट को देगा, ठीक है, आपके जिसके पास वेबसाइट होगी उसको देगा। तो कमीशन है वो हम 10% देंगे, तो वो 10% उसके अकाउंट में, क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करता है ना, जिसके पास वेबसाइट होती है, वो जब फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करते हुए वो अपने वेबसाइट का एड्रेस भी पूछा होता है Amazon ने उससे, और उससे उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पूछी होती हैं, तो उसके बैंक अकाउंट में वो कमीशन भेज देता है कि आपकी वजह से हमारी ये सेल हुई है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक कमीशन जो है ये आपको हम दे रहे हैं। तो इस पर्पस के लिए, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो एफिलिएट कंटेंट लिखवाते हैं फ्रीलांसर से, ठीक है। तो एफिलिएट कंटेंट के भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपसे लिखवाते हैं। बेसिकली आर्टिकल उसी तरह से लिखना होता है, जो मैं आपको आगे तरीका बताऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, उसी तरह से लिखना है। लेकिन मेन डिफरेंट क्या होता है कि इसमें Amazon के हम लिंक्स लगाते हैं, वो लिंक्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं अगली जब इसके ऊपर डिटेल में होगी क्लासेस में बताऊंगी। तो ये चीज होती है एफिलिएट कंटेंट राइटिंग में। अच्छा अब अगली टाइप है प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग। प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में आपको जैसे शुरू में बताया कि कुछ होते हैं जो कि सेल, जैसे ये प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग है, ये प्रोडक्ट का कंटेंट लिखा गया ना, ये भी प्रोडक्ट का, ठीक है। ये देखें, ये जो कंटेंट लिखा, एफिलिएट राइटिंग एक डिफरेंट चीज है, प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग एक डिफरेंट चीज है।
ठीक है, इसको आपने बीच में मिक्स नहीं करना। ये जो कंटेंट लिखा गया ना, ये जो सेलर बैठा हुआ है, इसने भी जो कंटेंट लिखा है, इसने भी किसी कंटेंट राइटर से लिखवाया है। ठीक है, तो ये कंटेंट लिखना प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग कहलाता है। आपको इसके भी क्लाइंट्स मिलते हैं प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग के भी। जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ से ओपन किया था कि ये प्रोडक्ट, सपोज मैंने पेपर पार्टी बैग्स लिखकर सर्च किया। ठीक है, तो अभी पेपर पार्टी बैग्स के ऊपर डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं। अब अगर मैं कोई सी भी यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, ये देख लेते हैं। अच्छा, कोई सा एक मैंने ओपन किया, तो ये जो प्रोडक्ट का कंटेंट लिखा गया है ना, ये टाइप, ये इसके फीचर्स ये वाले 5 होते हैं तकरीबन। ठीक है, उसके बाद इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये कहलाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी राइटिंग एंड आपने एक टाइटल लिख के देना होता है, फीचर्स लिख के देने, वो जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो लिख के देने, और डिस्क्रिप्शन लिख के देने होते हैं। और उसमें भी आपने मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड, जैसे आप आर्टिकल लिखते हो ना, तो मैंने आर्टिकल में भी आपको बताया कि आपने मेन कीवर्ड भी यूज करना है और रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज करने हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में भी आपने मेन कीवर्ड भी यूज करना होता है और रेलेवेंट कीवर्ड्स भी। जैसे अगर आप इसी को देखो, इसमें देखें, ये है मेन कीवर्ड पेपर पार्टी बैग्स कह लो, या पेपर पार्टी फेवर बैग्स, ये एक मेन कीवर्ड है। ये क्लाइंट आपको बता देता है कि मेरा मेन कीवर्ड पेपर पार्टी फेवर बैग्स है, ये पेपर पार्टी बैग्स है, वो मेन कीवर्ड आपको बता देता है। अब आपने एक टूल होता है हीलियम 10, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी यूज करना जब हम प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग के ऊपर हमारी क्लास होगी। हीलियम 10 एक टूल होता है, उस पर जाके ना आप अपना मेन कीवर्ड देते हो, तो वो टूल जो है ना, वो आपको उससे रेलेवेंट सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देता है। आपने सिर्फ वहां जाके अपना मेन कीवर्ड देना होता है, जो क्लाइंट आपको बताता है कि आप मेरा मेन कीवर्ड ये है मेरी प्रोडक्ट का, वो जाके आपने लिखना होता है, वो आपको उससे रेलेवेंट सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स बता देगा। वो आपने कीवर्ड्स निकाल लेना है और उनको अपने कंटेंट में यूज करना है। जैसे देखें, यहाँ पर मेन कीवर्ड पेपर पार्टी बैग्स है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर उसने गुडी बैग्स भी यूज किया हुआ है। ठीक है, और उसने क्या यूज किया हुआ है, गिफ्ट बैग्स भी यूज किया हुआ है। अब ये रेलेवेंट कीवर्ड्स है ना, देखिए प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंट लोगों के माइंड में एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब मैं इसको गिफ्ट बैग कहती हूँ, मैं इसको पेपर पार्टी बैग नहीं कहती। मेरे माइंड में इसका नाम क्या है, गिफ्ट बैग। प्रोडक्ट मेरे माइंड में यही है कि डिफरेंट कलर के बैग्स हैं। आपके माइंड में हो सकता है आप इसको गुडी बैग्स कहते हो, या आपके किड्स हैं वो उसको गुडी बैग्स कहते हो। डिफरेंट लोगों के माइंड में एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम्स होते हैं, प्रोडक्ट एक ही होती है। आपने उन सारे नेम्स को, उन सारे कीवर्ड्स को, जो डिफरेंट लोगों के माइंड में डिफरेंट नेम्स हैं, वो सारे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करना है, ताकि आपका कंटेंट रैंक हो सके। जितने ज्यादा कीवर्ड्स को आप अच्छे से यूज करोगे, उतना कंटेंट रैंक होगा। देखें, अब अगर कोई बंदा है यहाँ पर जाकर किसी ने सर्च किया है, अब आप देखोगे यहाँ पे पेपर पार्टी बैग भी यूज हुआ है, गिफ्ट बैग भी यूज हुआ है, गुडी बैग भी यूज हुआ है। मजीद नीचे आ जाओ, ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इसने गिफ्ट पेपर बैग यूज किया है, ये एक रेलेवेंट कीवर्ड है। फिर इसने नीचे और क्या, ये स्मॉल पार्टी गिफ्ट बैग यूज किया, ये एक रेलेवेंट कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो आपने अपने कंटेंट में मेन कीवर्ड भी यूज करना होता है और रेलेवेंट कीवर्ड भी यूज करना होता है। ठीक है, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट का कंटेंट लिख रहे हो, तो मेन कीवर्ड के साथ साथ रेलेवेंट कीवर्ड भी यूज करने होते हैं। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग है, इसमें तो एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है हीलियम 10 का, वो आपको सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स बता देता है, उनको निकाल के आप अपने कंटेंट में यूज कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है, ताकि आप देखें। अब अगर आप डिफरेंट, सपोज अगर कोई बंदा है, किसी के कोई प्रोडक्ट यही खरीदना चाहता है, ठीक है, उसके माइंड में इसी तरह की प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। सपोज आप हो, आपके माइंड में इसका नाम पेपर पार्टी बैग है, तो आपने पेपर पार्टी बैग लिखकर सर्च किया। सपोज कोई दुनिया में 20,000 लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में इसका नाम पेपर पार्टी बैग है, तो इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 20,000 हुआ। ठीक है, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 20,000 हुआ। सर्च वॉल्यूम से मुराद क्या है कि मंथली कितने लोग उस कीवर्ड को लिखकर सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। हर कीवर्ड का एक सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि मंथली कितने लोग उस कीवर्ड को अमेजोन पर जाकर सर्च कर रहे हैं। सपोज पेपर पार्टी बैग्स को मंथली 20,000 लोग हैं जो कि इस कीवर्ड से जाकर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, पेपर पार्टी बैग्स लिखकर सर्च करते हैं। अब अब मेरे माइंड में, आपके माइंड में पेपर पार्टी बैग्स था, आपने सेम प्रोडक्ट खरीदनी है, तो आपने पेपर पार्टी बैग्स लेकर सर्च किया और आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट, तो मेरे माइंड में इसका नाम गिफ्ट बैग है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर पेपर पार्टी बैग नहीं लिखूंगी, मेरे माइंड में इसका नाम, इसका कीवर्ड जो सेव है, सपोज मुझे, मैं इसको गिफ्ट बैग कहती हूँ, तो मैंने यहाँ जाके गिफ्ट बैग्स लिखा। तो जब मैंने गिफ्ट बैग्स लिखा, तो प्रोडक्ट सेम है नहीं है, लेकिन सपोज अब 10,000 लोग ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में पेपर पार्टी बैग्स है इस प्रोडक्ट का नाम, जबकि 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में इस प्रोडक्ट का नाम गिफ्ट बैग्स है। तो आपने उन हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। सपोज अगर कोई 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि गिफ्ट बैग लिखकर सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर गिफ्ट बैग का कीवर्ड यूज किया है ना, तो फिर उन वो जो 10,000 लोग हैं ना, उनको भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी।
अगर आपने अपने आर्टिकल में अपने प्रोडक्ट के कंटेंट में गिफ्ट बैग का कीवर्ड यूज किया है, तो वो जो 10,000 लोग हैं जो कि इसको गिफ्ट बैग के नाम से जानते हैं, उनको भी वो आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट शो होगी, तो वहां से भी उनको सेल मिल सकती है। और जो वो 20,000 लोग वो हैं जो कि पेपर पार्टी बैग्स लिखकर सर्च करें, अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर वो वाला कीवर्ड भी यूज कर लिया है, पेपर पार्टी बैग का भी, तो वो जो 20,000 लोग हैं ना, वो भी जब पेपर जो कि पेपर पार्टी बैग लिखकर सर्च करें, वो यहाँ पेपर पार्टी बैग लिखकर सर्च करेंगे। तो अगर आपने वो कीवर्ड भी यूज किया हुआ है, तो आप उनको वो उनको भी वो प्रोडक्ट शो होगी आपकी क्लाइंट की, तो वहां से भी सेल मिल सकती है उनको, डिफरेंट कीवर्ड से उनको सेल मिल जाएगी, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस से सेल मिल जाएगी। ठीक है, पेपर पार्टी बैग्स वाले जो 20,000 लोग हैं, वो भी सर्च करेंगे, उनके सामने भी ये फर्स्ट पेज के ऊपर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट रैंक हुई नजर आएगी। तो चांस है जिनके माइंड में गिफ्ट बैग उसके प्रोडक्ट का नाम है, वो गिफ्ट बैग लिखकर सर्च करते हैं, आपने उनको भी अगर टारगेट किया है, यानी अपने प्रोडक्ट का कंटेंट लिखते हुए गिफ्ट बैग का कीवर्ड भी यूज किया है, तो वो जो 10,000 लोग हैं ना, वो भी जब यहाँ के गिफ्ट बैग लिखकर सर्च करेंगे, तो वहां पर भी आपकी प्रोडक्ट शो होने का चांस है, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट, और वहां से भी सेल मिलने का चांस है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसको ज्यादा लोग यूज करते हैं उस कीवर्ड को, वो आपको टूल बताएगा Helium 10, वो हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आपने उन कीवर्ड्स को निकालना होता है और उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करना होता है, ताकि कोई भी किसी भी कीवर्ड कोई 10, ऑलमोस्ट 8 से 10 कीवर्ड्स कह लो कि आपने अपने कंटेंट में यूज करने हैं, कि जो हाई सर्च वॉल्यूम के हैं, कि उनमें से कोई भी कुछ भी लिखकर सर्च करेगा तो आपकी क्लाइंट की जो प्रोडक्ट है वो शो हो। ठीक है, तो इसलिए वो कंटेंट में यूज करना जरूरी होते हैं। मैसेजेस आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपसे बाद में लेती हूँ। ठीक है, ये हम इसको खत्म कर लें पहले, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अभी हमने जस्ट एक उसका इंट्रोडक्शन लिया, आगे हम डिटेल में इन सबको करेंगे। हाउ टू राइट ए किलर कंटेंट, कैसे लिखना है आपने कंटेंट लिखने के लिए। सबसे पहले तो आपका टाइटल बड़ा अच्छा होना चाहिए, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मोस्टली तो टाइटल क्लाइंट ही आपको बता देता है कि ये आपका टाइटल है, इस पर आर्टिकल लिख दो। लेकिन बाज़ औक़ात वो सिर्फ कीवर्ड बता देता है, मेन कीवर्ड, कि आपका मेन कीवर्ड रोबोट डॉग्स है, खुद ही टाइटल बनाओ, खुद ही आर्टिकल लिखो। तो उसने मेन कीवर्ड दे दिया रोबोट डॉग्स, अब आपने खुद ही टाइटल अच्छा सा बनाना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ रोबोट डॉग्स लिख के टाइटल बना दो, बस जी मेरे आर्टिकल का टॉपिक रोबोट डॉग्स है। वो एक अच्छा टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओगे, जैसे हमारा, मैंने अभी आपको आर्टिकल लिखा 10 बेस्ट रोबोट डॉग्स, प्रोज एंड कॉन्स, तो कितना वो क्लियर टॉपिक है कि इसमें 10 रोबोट डॉग्स डिस्कस हो रहे हैं, वो सब आपको उनकी डिटेल मिलेगी, और उनके हर एक के क्या क्या फायदे और हर एक के क्या क्या नुकसान है वो भी मिलेंगे। तो ये एक प्रॉपर एक कैची टाइटल होता है, बिल्कुल बोरिंग टाइटल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इलेबोरेटिव टाइटल होना चाहिए, लेकिन बहुत लेंथी भी ना हो। ठीक है, अच्छा, पुट योर सेल्फ इन योर ऑडियंस शूज। जब भी आपने आर्टिकल लिखना होता है ना, तो आपने अपने आप को ऑडियंस के शूज में रख के देखो, यानी अपने आप को ऑडियंस की जगह पर रख के देखो। जैसे अगर मैंने रोबोट डॉग्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो अब मैं देखूंगी कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। हर टॉपिक की ना एक टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे मैं अगर रोबोट डॉग्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस वो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के लिए रोबोट डॉग्स खरीद, बच्चे खुद तो नहीं ना रोबोट डॉग्स खरीदेंगे, बल्कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए रोबोट डॉग्स खरीदना चाहते हैं, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई मैं मेडिसिन के या कोई डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस पेशेंट्स हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा आर्टिकल पढ़ना है, जो कि जिनको मेरे आर्टिकल में इंटरेस्ट होगा, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो आपने पहले ये सोचना होता है, डिसाइड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, फिर अपने आप को उनकी जगह रख के सोचो। जैसे मुझे रोबोडॉक्स का अगर टॉपिक मिला है लिखने को, तो मैं सोचूंगी कि रोबोडॉक्स खरीदने वाले कौन लोग होंगे, कौन मेरे आर्टिकल पढ़ेंगे शौक से। वो पेरेंट्स पढ़ेंगे जो कि अपने बच्चों को खरीद के देना चाहते हैं, तो खरीदने से पहले वो देखेंगे कि क्या मुझे खरीद के देना चाहिए कि नहीं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो पेरेंट्स तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, तो वो देखेंगे। तो मैं अपने आप को पेरेंट्स की जगह रख के पहले सोचूंगी कि अगर मैं पेरेंट हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए रोबोट डॉग खरीदना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कोई आर्टिकल पढ़ने जाती हूँ, तो मैं उस आर्टिकल में क्या कुछ देखना चाहूंगी, क्या पढ़ना चाहूंगी, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। अगर मैं पेरेंट हूँ और मैं अपने आप को अपने बच्चों के लिए रोबोट डॉग खरीदना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मुझे चाहिए होगा कि पहले तो मुझे पता चले कि रोबोट डॉग है क्या। ठीक है, फिर मुझे पता चले कि ये जो रोबोट डॉग्स हैं, इनका मेरे बच्चों की माइंड हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, उनसे उनकी कोई लर्निंग भी होगी कि नहीं, या वो जस्ट एक डमी टॉय सही है बस, या फिर इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फीचर है या नहीं है। ये कितना कि उसके क्या क्या ट्रिक्स करके दिखाएगा, वो जो रोबोट डॉग टॉय होगा वो क्या क्या ट्रिक्स करके दिखाएगा, वो उसको कैसे एंटरटेन करेगा, वो उसके उसमें मेरे बच्चे की कोई लर्निंग भी होगी कि नहीं। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ ना, अगर मैं एज अ पेरेंट अपने आप को रख के देखती हूँ। ठीक है, तो मैं, आपने क्या करना है कि आपने एज जो टारगेट ऑडियंस अपने आप को रख के इमेजिन करना है। फिर आपने देखना है कि अगर मैं इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए जाती, तो मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढती हूँ उस चीज में। तो वो इन्फॉर्मेशन आप
अपने आर्टिकल में ऐड करो, उससे रेलेवेंट डाटा नेट से सर्च करो, अपने आर्टिकल में ऐड करो। इसके बाद आपने रेलेवेंट रहना होता है, कॉन्साइज रहना होता है, और डाइजेस्टिबल कंटेंट लिखना है। ठीक है, यानी अगर सपोज आप रोबोट डॉग्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो रोबोट कैट्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, कीवर्ड्स भी रेलेवेंट होने चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज से मुराद है कि ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ से ये मतलब नहीं कि 200 वर्ड का 300 वर्ड का, बल्कि ब्रीफ से मुराद ये कि टू द पॉइंट आपने बात करनी है और अपने टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना है, इधर उधर की लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कंसाइज रहना होता है और इजीली डाइजेस्टिबल हो, यानी कि इजी हो, अगले बंदे को समझ आ जाए। बहुत मुश्किल इंग्लिश में नहीं लिखना होता, आपने सिंपल वर्ड यूज करने, सिंपल सेंटेंसेस यूज करने होते हैं। और आपका जो कंटेंट है वो टॉपिक से रेलेवेंट ही होना चाहिए। आपने जो हेडिंग्स देनी है अपने आर्टिकल के अंदर, प्रॉपर हेडिंग्स दे के अपने आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि डिफरेंट हेडिंग्स जो में आपने देखा था कि आर्टिकल लिखा गया था। आई थिंक मैं उधर चली गई, बैक पे चली गई हूँ। ये जो हमने रोबोट डॉग्स वाला आर्टिकल निकाला हुआ था, इसमें आप देखोगे रोबोट डॉग की हेडिंग है, फिर उसके क्या फायदे, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, ये डिफरेंट हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये आपने हेडिंग्स देना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपने रीडर के साथ एंगेज रह के चलना है, बोरिंग नहीं होना चाहिए आपका कंटेंट। आपने एंगेजिंग कंटेंट लिखना है। ठीक है, आपने सीक्वेंस के साथ लिखना है कि जैसे देखो अगर आप रोबोट डॉग्स के ऊपर लिख रहे हो तो पहले आप ये बताओ कि व्हाट इज अ रोबोट डॉग, फिर आप डिफरेंट रोबोट डॉग्स डिस्कस करो, उनके फायदे नुकसान बताओ, बजाय इसके कि आप पहले चले जाओ सीधा कि पहले नंबर पे ये रोबोट डॉग है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरा ये, और एंड पे आप बता दो कि व्हाट इज अ रोबोट डॉग। एंड पे आप लिख दो व्हाट इज अ रोबोट डॉग, तो ये एक अच्छा कंटेंट नहीं होता, ये एंगेजिंग कंटेंट नहीं होता। एंगेजिंग कंटेंट होता है कि आप सीक्वेंस से चलो, पहले बताओ कि रोबोट डॉग है क्या, फिर बताओ कि अच्छा हमारे अकॉर्डिंगली ये 10 रोबोट डॉग्स हैं जो कि हमने इनको जो है वो नंबरिंग की है, और उसको वन बाय वन बताओ, बजाय इसके कि आप पहले सारे वो बता दो और एंड पे बताओ कि रोबोट डॉग है क्या। तो ये एक एंगेजिंग कंटेंट नहीं होता। ठीक है, योर कंटेंट मस्ट बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया, एसईओ की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। आपने एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि अगर आपके कंटेंट में कुछ मिस्टेक्स हैं तो आपने उनको भी रिमूव करना होता है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, एडिटिंग के भी टूल्स होते हैं, वो आपने यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कौन से टूल्स हैं, वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि उन टूल्स पे जाके आप कैसे कंटेंट आप लिख लेते हो। लेकिन हर किसी की इंग्लिश अच्छी तो नहीं होती, कुछ में बहुत पंक्चुएशन की भी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग की, ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं होता। टूल होता है हमारे पास, ग्रामरली का टूल है, और भी टूल्स हैं, उनके ऊपर जाकर अपना कंटेंट आप ऐड करते हो तो वो आपकी सारी मिस्टेक्स बता देता है कि इसमें ये पंक्चुएशन की मिस्टेक है, और सजेशन भी देता है कि इसकी जगह आप ऐसे लिखो, ये सेंटेंस आपका ठीक नहीं लग रहा है, इसकी जगह आप ये सेंटेंस लिखो, वो खुद आपको सेंटेंस लिख के बताता है, तो आपने वही सेंटेंस लिख देना होता है। तो ये टूल्स यूज करना बहुत जरूरी है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के लिए। इसके अलावा प्लेजरिज्म के भी टूल्स होते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आपने कंटेंट किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया है, हमेशा आपने डाटा नेट से ही लेना है, लेकिन कभी किसी का कंटेंट कोई एक लाइन भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, बल्कि अपनी वर्डिंग में चेंज करनी होती है। अगर आपने कॉपी पेस्ट कर ली तो वो टूल्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि इसका कंटेंट प्लेजराइज्ड है, यानी कि कॉपी पेस्ट किया है इसने कुछ ना कुछ, वो क्लाइंट को भी पता लग जाता है। तो बजाय इसके कि आप प्लेजराइज कंटेंट क्लाइंट को दें, वो आपको बोले कि ये तो प्लेजराइज्ड है, आपने किसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे पहले आप खुद टूल पे जाके अपने आर्टिकल को वहां पर डालकर चेक करते हो, वो टूल आपको बता देता है कि इसमें इतने परसेंट प्लेजरिज्म है या 0% प्लेजरिज्म है, ये 10% है। तो वो आपको बता देता है और वो हाईलाइट भी कर देता है कि ये लाइंस में आपके प्लेजरिज्म है। तो आप उन लाइंस को ठीक कर ले, तो किसी का सिनोनिम चेंज कर दिया, किसी में वर्ड आगे पीछे कर दिए, तो प्लेजरिज्म रिमूव हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो इसके भी टूल्स होते हैं, प्लेजरिज्म के एडिटिंग के टूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लासेस में कैसे उनको यूज करना है।